हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज के जो शॉर्ट नोट्स हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपके आरओ एग्जाम और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है कि हमारे प्लेटफॉर्म से इस पीडीएफ को परचेस किया है, जिसमें आपका इन्वायरमेंट है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने तैयार कर दिए थे शॉर्ट नोट। और आप लोगों ने ढेर सारा इसे प्यार देते हुए बहुत सारा अप्रिशिएशन दिया, बहुत सारी इसकी जो है कि सराहना की, जो हमारी टीम को बहुत मोटिवेट रखता है। और इसी बीच आप लोग की बहुत बार क्वेरीज आ रही थी कि सर केवल हिस्ट्री और पॉलिटी की ही क्लास मत चलाइए, मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटी की, आप और भी सब्जेक्ट की जल्दी चलाइए। तो हमने पहले ही कहा था कि हम सारे नोट्स की क्लास चलाएंगे, जिसमें कुछ क्लासेस निशु मैम लेकर आएंगी, कुछ क्लासेस मैं कराऊंगा। हम ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब उसी के साथ हम एक और चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, यानी एक और सब्जेक्ट का, जिसका नाम है बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी जो है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां से हर साल 4 से 5 6 प्रश्न आते हैं और घटना चक्र के ही प्रश्न मैक्सिमम रिपीट हो जाते हैं। और कोई अदर सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आप परीक्षावाड़ी हो गई, महेश बाणवाल हो गई, लूसेंट हो गई। उससे बेहतर आप घटना चक्र के नोट्स को पढ़िए। यहीं से आपको 5 से 6 प्रश्न जो आते हैं वो यहीं से रिपीटेशन हो जाता है। तो इसीलिए आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी के भी लेक्चर को, और फिर कुछ ही देर बाद आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। और कल से निशु मैम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रही हैं, जिसकी पीडीएफ भी ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर दे दी है कि आप लोग चाहे तो उसको परचेस भी कर सकते हो। और जो मेरे छात्र नए जुड़ रहे हैं आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से पहली बार, तो उनको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसको आप लोग भी परचेस कर सकते हो। उसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। वहां से पूरा पेमेंट सिस्टम, इंक्वायरी सिस्टम, सब्जेक्ट, सब कुछ जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, और आप इसे परचेस करके प्रिंट आउट निकाल के बार बार रिवीजन कर सकते हो। और फिर हमारी क्लास के साथ आप चाहो तो उसका रिवीजन भी कर सकते हो क्लास के साथ, क्योंकि क्लास पूरी तरीके से यूट्यूब पर फ्री रहेगी, केवल पीडीएफ को ही परचेस करना रहेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी, जो कि कंप्लीट बायोलॉजी घटना चक्र की है, मुश्किल से 38-40 पेज में है, और वो जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे केवल 7 से 8 क्लासेस में। तो चलिए पहला हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। पहला चैप्टर ही हमारा है जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की अगर हम शाखाओं की बात करें, क्योंकि पहला चैप्टर बायोलॉजी की ब्रांचेस है, तो हमें पहले उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि जंतु विज्ञान, जैसे जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान को जूलॉजी, और इसका अध्ययन करता है किसका? ध्यान देना कि जंतु विज्ञान में होता तो अध्ययन जानवरों का ही है, जंतु का ही, लेकिन एक डाउट क्लियर कर लीजिए कि जीवित के साथ साथ मृत दोनों का ही वो किया जाता है। यानी केवल जीवित जंतुओं का ही नहीं करते हैं, अगर कोई जंतु मर गया है तो उसका भी हम अध्ययन करते हैं इसी जूलॉजी के अंतर्गत। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तु महोदय को कहा जाता है, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, ग्रीस के रहने वाले थे। अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य हैं, और प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य हैं। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी में जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरीके से आपको बॉटनी पढ़ते हैं आप लोग। बॉटनी इट मीन्स कि वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम कहते हैं पेड़ पौधे वगैरह के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और इसी तरीके से और भी कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, जो पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे तो उसी तरीके से अगर आप पक्षियों का अध्ययन करते हैं, हालांकि ये जीव जंतु में तो ये भी आते हैं, तो फिर आप कहोगे सर जूलॉजी हमने पढ़ ही लिया कि जूलॉजी में जीव जंतु आते हैं, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, तो फिर पक्षी भी तो जीव जंतु हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है ना, डिवाइडेशन होता है कि छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कैटेगराइज करते हैं, ताकि आसानी से हम किसी पर्टिकुलर चीज का अध्ययन कर सकें। तो पक्षियों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसे आप आर्थिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्निथोलॉजी कहते हैं। और अगर आप वंशागति यानी कि वंश, जीन, जेनेटिक अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी के डीएनए का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसी तरीके से पर्यावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, या इकोलॉजी भी कह सकते हो। तो पर्यावरण का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? इकोलॉजी वर्ड होगा। अब यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा, हालांकि मैं इसे आगे बताऊंगा कि इकोलॉजी टर्म्स जो है, इकोलॉजी टर्म्स ये किसने सबसे पहले दी थी? तो आप कहोगे सर अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, या फिर किसी और का नाम लोगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्लियर, तो वहीं मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। उसी तरीके से जीवाश्मों का अध्ययन। अब जीवाश्म क्या होते हैं दोस्तों? जैसे आज हम लोग हैं, और अगर हम लोग जो है कि मर जाएंगे, दब जाएंगे, कुचल जाएंगे, पड़े रहेंगे कहीं, जो है कि हमें कोई जलाएगा फूकेगा नहीं, तो हम भी एक समय के बाद जीवाश्म बन जाएंगे। जैसे डायनासोर को, जब वो मरे थे डायनासोर या और भी जीव जंतु मरते हैं, तो क्या हम उन्हें फूकते हैं?
वो जीवाश्म ही तो बन जाते हैं, उनका मांस तो गल जाता है, सारे जानवर खा लेते हैं। कुछ जानवरों की हड्डियां वही मिट्टी में दफन हो जाती है, फिर 100 साल 50 साल 500 साल बाद देखोगे कि वो हड्डी मिलती है। तो क्या कहते हैं कि हमें 500 साल पहले की सभ्यता के प्रमाण मिले, यानी जीवाश्म मिले। जीवों के अश्व यानी जीवों का जो अंश होते हैं उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। और इसके अध्ययन के लिए वर्ड आता है पेलियोबायोलॉजी। क्या होता है? पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। उसी तरीके से फूलों के अध्ययन के लिए एंथोलॉजी आता है। घास का अध्ययन अगर आप करोगे तो एग्रोस्टोलॉजी। एग्रो मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर करना, यानी कि घास के बारे में बात होती है, तो घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी होता है। मस्तिष्क का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो मस्तिष्क में जो फ्रेनोलॉजी यानी कि फ्रेन्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसका टर्म्स यूज कर दिया गया मस्तिष्क के अध्ययन में फ्रेनोलॉजी। फिर इसी तरीके से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो मत्स्य होता है यानी कि मछली पालन जो होता है, वैसे तो मत्स्य क्रांति मछली पालन के लिए, लेकिन इक्थियोलॉजी का मतलब हो गया कि आप मछलियों का अध्ययन करते हैं, फिर मछलियों की वर्गीकी का अध्ययन करते हैं, मछलियों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, कौन सी मछली छोटी है, कौन सी बड़ी है, व्हेल मछली कैसे है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी करना मतलब इक्थियोलॉजी होता है। कीटों का अध्ययन अगर आप करेंगे, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं, जैसे माना जाता है कि अभी लगभग 15 लाख जीवों का जो है कि 15 लाख जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक जो जीवित जीव प्रजाति है वो है कीटों की, जिसकी लगभग संख्या 5 से 6 लाख है। ठीक है, अब 5 से 6 लाख दोस्तों कीटों की संख्या नहीं टोटल, ये उनकी प्रजातियों की संख्या, यानी कि 5 से 6 लाख प्रकार के कीट पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहोगे पूरे विश्व में 5-6 लाख कीट पाए जाते हैं, तो ऐसे तो हमारे भारत में फिर तो बहुत कम हो गए, लेकिन हर घर में कीट मिलेंगे, तो इसको कहा जाता है एंटमोलॉजी। और परजीवी का अगर आप अध्ययन कर रहे हो, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं, तो पैरासाइट से ही बना पैरासिटोलॉजी। और मोलास्क का अध्ययन करें, जो मोलास्क होते हैं, जो छोटे छोटे खोल के होते हैं, चिकने खोल के, सतह उनकी मुलायम होती है, तो उनको कहा जाता है मेलेकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? मेलेकोलॉजी कहते हैं उनको। तो अब यहीं पर अब हम जरा आगे देख लेते हैं, जो मैंने देखिए बताया था आपको कि अगर पेलियो वनस्पति या पेलियोबॉटनी, अब यहाँ पर जरा आप इसको अंतर करिएगा। जीवाश्म वाले में अभी आपने क्या पढ़ा कि पेलियोबायोलॉजी, अब यहाँ पे जीवाश्म की बात हो रही थी, तो इसमें आपका चाहे वो जंतु जीव जंतुओं का जीवाश्म हो या फिर पेड़ पौधों का जीवाश्म हो, लेकिन इसीलिए यहाँ पर बायोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको मिलता है कि पेलियो वनस्पति, इट मीन्स कि पेलियोबॉटनी, तो यहां पर क्या हो गया? पर्टिकुलर वो वनस्पति की ही बात कर रहा है। तो जीवाश्म के लिए होता है वर्ड पेलियो, और उसके बाद अगर आप पूरे बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हो तो यानी जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप केवल जीवाश्म में भी वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे हो, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन, जो कि पादप का होता है, तो इसलिए पेलियो वनस्पति या पेलियो बॉटनी भी उसे कहा जाता है। और प्रोफेसर बीरबल साहनी जी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि प्रोफेसर बीरबल साहनी को कई बार मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है जीवाश्म विज्ञान से। ऐसे करके दे देगा कि बीरबल साहनी का नाम, उसके आगे डीएनए टेस्टिंग, जीवाश्म विज्ञान, हरित क्रांति, ऐसे करके मिलान करने को देता है। तो जीवाश्मों से संबंधित हो गया। फिर वहीं अगर हम देखें कि कुछ क्रांति है या कुछ कल्चर है जिसकी वजह से हम उनका प्रमोशन करते हैं या उसकी ब्रांडिंग करते हैं या उसका हम उत्पादन ज्यादातर करते हैं। जैसे अगर आप शहद पालन कर रहे हो या मधुमक्खी पालन कर रहे हो, शहद का उत्पादन कर रहे हो, तो उसके लिए हम एपीकल्चर वर्ड यूज करते हैं। और अगर आप पुष्प और फल देने वाले अगर आप पौधों का अध्ययन कर रहे हो या उसकी खेती कर रहे हो, तो उसको हॉर्टिकल्चर कह देते हैं। रेशम कीट पालन अगर करते हो, रेशम के कीट का पालन करते हो ताकि हम रेशम को प्राप्त कर सके, तो सेरीकल्चर हो जाएगा। फिर वहीं सजावटी पुष्पों का अगर आप कर रहे हो तो इसको फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल होता है, तो सजावटी पुष्पों के लिए फ्लोरिकल्चर। फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, ध्यान देना, पोमोलॉजी फलों की खेती के लिए हो गया। और सब्जियों की खेती के लिए होता है ओलेरी कल्चर। क्या होता है सब्जियों की खेती के लिए? ओलेरी कल्चर। और मछली के पालन के अभी हमने पढ़ा था इक्थियोलॉजी, जो मत्स्य का अध्ययन करता है, मछलियों की शारीरिकी का अध्ययन करता है, मछली की जानकारी लेता है। लेकिन अगर आप मछली पालन कर रहे हो या मछलियों के लिए जो है कि काम कर रहे हो, मछली को पैदा कर रहे हो, तो पीसी कल्चर हो जाएगा इसका। और अगर आप अंगूर की खेती करते हो ताकि अंगूर से भी आप अच्छा खासा इनकम कमा रहे हो, तो उसके लिए हम विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विटीकल्चर, क्योंकि अंगूर से ही शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, तो अंगूर की खेती भी बहुत फेमस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और भी जानकारी है, जैसे लेक्सिकोग्राफी। अब लेक्सिकोग्राफी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब होता है, जैसे आप लेक्सिकॉन के बारे में जानते हैं ना, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, कोलिन्स डिक्शनरी होती है, उसी तरीके से लेक्सिकॉन एक डिक्शनरी भी होती है। तो वहां पर ही वर्ड यूज कर दिया जाता है कि शब्दकोश के संयोजन से, यानी कि जो आप डिक्शनरी पढ़ते हो उसके अध्ययन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। और अगर आप केचुआ पालन कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका वर्मी कल्चर। और रेशम पालन के लिए क्या मैंने बताया था? अभी आपको बताया था जस्ट अभी
तो मैंने बताया था सेरीकल्चर, और केचुए पालन के लिए क्या हो जाएगा, वर्मी कल्चर। वहीं वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित, यानी अगर वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करना है या कुछ भी उनके बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या वर्ड यूज करते हैं, जेरेंटोलॉजी, यानी कि जो व्यक्ति जीर्ण हो गया यानी कि बूढ़ा हो गया उसके बारे में। और अस्थियों का अध्ययन, जो हमारे हड्डियां होती हैं, तो अस्थियों के लिए आप देखोगे ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं ना, ऑस्टियोग्राफी, तो ये ऑस्टियोलॉजी हो गए। और पर्वतों का अध्ययन, क्योंकि पर्वत के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ओरेकल होती है, यानी कि ओरोलॉजी होती है, तो इसलिए उसके अध्ययन के लिए हम क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं। जो पर्वतों के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आपका हिमालय बन रहा है, किस प्रकार से आपके ट्रांस पर्वत बन रहे हैं, किस प्रकार से रॉकी पर्वत बने, तो इनके अध्ययन के लिए आप ओरोलॉजी अध्ययन की बात करोगे। अब वहीं पर एक टर्म्स आती है हाइड्रोपोनिक्स। अब ध्यान देना कि पोनिक्स मतलब होता है पादपों का संवर्धन करना, और हाइड्रो मतलब होता है जल, ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है जल। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन जिसे हम कहते हैं, इट मीन्स कि मृदा जहां पर नहीं है तो जल में ही तो आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। किसमें कर रहे हो उसका पादप संवर्धन, जल में कर रहे हो, तो उसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कह देते हैं, मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं है फिर भी हम इस पादप का संवर्धन करने में सक्षम है। और इसी तरीके से अब हम और आगे देखते हैं। तो हमारा ये तो था पहला चैप्टर जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सारी चीजें। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, और जिसका नाम है सेकंड चैप्टर में जैव विकास। क्या नाम है, जैव विकास। तो इसमें आप देखोगे इस चैप्टर में ये पढ़ना है हमें कि जैव विकास यानी कि जो जैविक घटक है, जीव जंतु पादप मनुष्य जानवर, इनका उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई होगी, क्या पहले मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, नहीं। मनुष्य से पहले जो है कि आपके हमारे पूर्वज आए, चूहे बंदर चिंपैंजी, उनसे भी पीछे जाओगे तो आपको मछली पक्षी जीव जंतु, और पीछे जाओगे तो छोटे छोटे जीवाणु फंगस वायरस ये मिलेगा, और पीछे जाओगे तो नग्न चट्टानों पर जो है कि कुछ पादप मिलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, मॉस कहते हैं, जो कीचड़ की तरह होते हैं, चिकनी सतह वाले। और पीछे जाओगे तो इस तरीके से आप अध्ययन करते हैं कि हम जो आज की स्थिति में खड़े हैं, आज हम जैसे दिख रहे हैं, उस जैविक घटक का विकास कैसे हुआ है। तो उसी को हम एक जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, जियोग्राफिकल भी कह सकते हैं, जियोलॉजिकल भी कहते हैं, उसके टाइम स्केल को जरा हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके सामने टाइम स्केल दिखा रहा हूं मैं, और इसको जरा जूम कर लूं ताकि आपको और क्लियर दिखना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे कि आज आप कहां पर खड़े हो दोस्तों, आज आप यहां खड़े हो, सबसे नए वाले यानी कि सबसे नवीन ये एरिया चल रहा है, आप आज यहां खड़े हो। होलोसीन युग में हो या किस युग में हो तो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आज आप यहां हो। लेकिन आपका जो पूर्वज का एरिया है, जो पुराना युग है, तो सबसे पुराना हुआ करता था आपका इयॉन। इयॉन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, महायुग कहते हैं। और जब उस इयॉन के अंतर्गत कई सारे इरा आने लगे, कई सारे इरा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हजारों इरा आए होंगे जिसको हम लोग महाकल्प कहते हैं। फिर इरा भी कई सालों कई जो है कि पार्ट में डिवाइड हुआ जिसको हम पीरियड कहते हैं, जिसको हम कल्प भी कहते हैं। और फिर कल्प के बाद उसका और आगे डिवीजन हुआ इपोच में, और इपो या इपोच कह सकते हैं जिसको हम युग कहते हैं। तो हम कौन से युग में, हिम युग में है, ठीक है। फिर अब इसके भी कई सारे आगे काल आते हैं जिसको हम एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज। और ये आयु वाला एज नहीं होता, ये टाइम पीरियड वाला एज होता है जो कि सबसे नवीनतम है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि करोड़ों वर्षों पहले कौन सा पीरियड शुरू हुआ। तो क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो टाइम पीरियड है वो कौन सा होगा। 4 ऑप्शन देगा, एज, इपो, पीरियड, इरा, इयॉन है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका क्रम क्या है, तो प्रश्न आप कर ले जाओगे। अगर नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन करोगे। तो इसीलिए इसका जो सबसे क्रम आता है सबसे पुराना, वो आता है इयॉन। इयॉन को हम महायुग कहते हैं। उसके बाद इरा आएगा, महाकल्प, फिर उसके बाद पीरियड आएगा, कल्प, फिर उसके बाद इपो आएगा, युग, फिर उसके बाद आएगा आपका काल जिसे हम लोग एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज कह देते हैं। तो ये सबसे नवीन होता है। तो यही जो है कि आपका पता होना चाहिए था। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल पर कौन सी गैस अनुपस्थित थी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस अनुपस्थित थी, तो भाई देखिए ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। क्यों, अगर आपको जो आज हमें 21% के आसपास जो ऑक्सीजन देखने को मिलती है, वो जब हमारी पृथ्वी का जब जन्म हुआ, यानी कि जब हमारी पृथ्वी का ग्रह बना, पृथ्वी जब बनी, तब उस समय वायुमंडल में ये गैस मौजूद ही नहीं थी। और ये गैस मौजूद नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर जीव जंतुओं का जीवन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जीवित रहने के लिए तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना। लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं होती, तो इसलिए मानव जगत भी नहीं आया, यानी कि जीव जंतुओं की जगत भी नहीं आया। और हम बात करें पौधों की, तो पौधे भी नहीं थे, इसीलिए बाई प्रोडक्ट की प्रक्रिया में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो पौधे क्या लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मिट्टी से जल पोषक तत्व लेते हैं। तो एक
स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन का प्रयोग करके जीवित रहते हैं हम सभी लोग। लेकिन वहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो मौजूद क्या थी? मीथेन गैस मौजूद थी, अमोनिया गैस मौजूद थी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मौजूद थी, नाइट्रोजन भी मौजूद थी। और यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स को परचेस किया है वो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अ नहीं होगा, ठीक है, ये उपस्थित होंगे, अनुपस्थित नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये देखिए गलत लिख गया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन तो अनुपस्थित थी, जबकि अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें उपस्थित थी। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यानी प्राचीन समय में, आदिम काल में, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, जबकि आपको मीथेन मिलेगी, अमोनिया मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित थी। ये शब्द यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। अब देखिए ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो भाई इसका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे 5 कैटेगरी में वर्गीकरण किया था, इसको भी मैंने आगे बायोलॉजी के ही नोट्स में आगे कंप्राइज किया है कि एक तो होता है मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा होता है, फिर फंजाई होता है, फिर एनिमिलिया होता है, फिर प्लांटी होता है, ठीक है, प्लांटी पहले होता है, यानी कि सबसे पहले मोनेरा जीव मिलेंगे, फिर प्रोटेस्टा जीव मिलेंगे, फिर फंगस जीव मिलेंगे जिसको फंजाई कहते हैं, फिर यहाँ पे प्लांट आएंगे, फिर आपका एनिमल आएंगे। तो मोनेरा के अंतर्गत फिर आप देखोगे कि नील हरित शैवाल, जो कि समुद्र में जो है कि पाई जाती है, शैवाल की प्रजाति होती है एक तरीके से ये जीव के रूप में, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम के तौर पे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। ये भी वर्ड आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी याद रखना। या फिर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सबसे पुराना जीव माना जाता है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो मैंने पहले ही बताया कि ये फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इट मीन शैवाल क्या हो गया, एक पौधा हो गया। तो यहाँ पे जीव का मतलब ये वनस्पति के अंतर्गत माना जा रहा है, और यहाँ पे एक पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित CO2 तो पहले से थी, तो CO2 ग्रहण करता है, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, और मिट्टी से पोषक तत्व और जल प्राप्त करके भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को जो है कि मुक्त करता है। वहीं एक पुस्तक है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके लिए पुस्तक लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन साहब ने, और इनका इसमें जो सिद्धांत दिया था, इसी में विकासवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, ये दोनों ही नाम एक ही सिद्धांत के, तो अलग अलग तरीके से नाम आ जाते हैं कि विकासवाद यानी कि इवैल्यूएशन की थियरी किसने दी, या फिर नेचुरल इवैल्यूएशन की थियरी किसने दी, तो चार्ल्स डार्विन महोदय ने दी थी। इसी के बाद हम और आगे चलते हैं कि इन्होंने ये जो वर्णवाद की थियरी थी, विकासवाद यानी इवैल्यूएशन, प्राकृतिक वर्णवाद, तो इसमें किन किन स्टेप्स की बात की है। तो पहला होता है कि ओवर प्रोडक्शन। इट मीन्स ये कहते हैं कि जीवों में ओवर प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, यानी कि प्रजनन करके अति प्रजनन क्षमता, यानी वो बच्चे पैदा करने की क्षमता इनमें बहुत होती है, चाहे फिर वो मनुष्य हो या जंतु हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो या कीट फतिंगे, जीव जंतु वनस्पति कुछ भी हो, सबके पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी प्रजातियों का और विकास कर सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इन्होंने थियरी दी कि मतलब जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रह सकता है। हम अगर अपने समाज में ही देखें, चलो जलीय जीव जंतु की बात करें, तो शैवाल या प्रवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनको छोटी मछलियां खा लेती हैं, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां ताकतवर होती है, शार्क हो गया, व्हेल हो गई, वो उन्हें खा लेती है। इसी तरीके से हम समाज में भी देखते हैं, शेर क्या है, बहुत ताकतवर है, तो हिरन को, छोटे छोटे जानवरों को वो खा लेता है। तो जो ताकतवर होता है वही जीवित रह सकता है, और ये है भी हमारे यहाँ समाज में। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करना। भाई आज हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं वो भी तो अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, जीव जंतु भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब जैसे अमर बेल की बात करूं, अमर बेल जो कि एक परजीवी पौधा है, इसको पोषक तत्व चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट पर चढ़ने लगता है और उसकी लताओं पर जो है कि अपना घर बना लेता है, और वहां पे जो है कि अपना ताकत दिखाता है, वहीं से अपना पोषक तत्व लेता है होस्ट के रूप में। तो ये सभी जो है कि थियरी डार्विनवाद ने दी थी, और इनका भी पूछा जा सकता है कि डार्विनवाद की थियरी है या किसकी थियरी है, तो ऐसे भी ये प्रश्न बन जाते हैं। वहीं आप देखोगे कि जैव विकास, जिसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं, इसकी परिकल्पना का पहला सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो इवैल्यूएशन कहा था ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि विकासवाद और जो जैव विकास इवैल्यूएशन है ये अलग है। इसके बारे में अगर हम पहली थियरी बात करें तो लैमार्क महोदय ने दी थी, और इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। मतलब जो आप अपनी पीढ़ी से लक्षण को प्राप्त करते हैं जीन के माध्यम से या DNA के माध्यम से, इसी से आपकी वंशागति का नया सिद्धांत तैयार होता है।
ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, क्लास के स्टार्टिंग में, कि वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। तो लैमार्क महोदय ने जैव विकास का जो पहला सिद्धांत दिया वो क्या दिया था, वो यही दिया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था इन्होंने। फिर आगे देख लेते हैं अगर हम इससे संबंधित और भी चीजों को, तो यहां आप देखेंगे कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको हम लोग म्यूटेशन थियरी कहते हैं, ये ह्यूगो डी व्रिज ने दी थी। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि एक लक्षण आगे बढ़ता जा रहा है और अचानक से एक पीढ़ी ऐसी आती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस अचानक से दिखते हैं, जिसके संकेत हमें पहले से नहीं मिल रहे थे कि हाँ भाई अब धीरे धीरे इसमें ये लक्षण आ रहे हैं, इसमें ये लक्षण आ रहे हैं इस प्रजाति में, और अचानक से कोई लक्षण दिखे और उसको हम कहते हैं म्यूटेशन होना। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह दिखता है, 2 आंख नाक कान लेकर पैदा होता है, ठीक है, अपने लिंग के साथ पैदा होता है, तो वो लड़की होता है या फिर लड़का होता है। अगर आगे चल के मैं कहूँ कि अचानक से उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए कि 3 लिंग हो जाए, या फिर उसके 4 कान हो जाए, 3 आंखें हो जाए, 5 हाथ पैदा हो जाए, 6-7 पैर हो जाए, या बहुत सारे बाल लेकर पैदा हो, और ये लगातार फिर ये एक क्रम बनता चला जाए, ये क्रम बन जाए कि मतलब ऐसे ही फिर बच्चे पैदा होने लगे, तो जो पहला बच्चा था जिसमें सिम्टम्स देखे गए थे, तो ये कहा जाएगा कि वो म्यूटेशन हुआ, यानी उसके अंतर्गत जीनों का परिवर्तन हो गया अचानक से। तो ये हो गया म्यूटेशन की थियरी, तो इसी कहते हैं, ये ह्यूगो डी व्रिज ने दी थी। अब हम बात करें जीव में अधिकता, मतलब जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन। आज अगर हम लोग ह्यूमन हैं जिनके 2 हाथ पैर नाक मुंह कान पेट सब कुछ है, तो हमारे पूर्वज तो दोस्तों कोई कहता है चूहे थे, कोई कहता है बंदर, तो बंदर तो लेट के चलते हैं 4 पैरों पे, उनके शरीर पे बहुत बाल होते हैं, उनका मुंह छोटा सा होता है, बहुत खूंखार होते हैं, धीरे धीरे वो चिंपैंजी बने और ऊपर गए तो जो है कि और होमोसैपियंस की कैटेगरी में आने लगे। तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन की वजह से धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन, भाई हमारे पूर्वजों के तो पूंछ भी होती थी, आज तो हमारी पूंछ भी नहीं है। आप देखोगे रीढ़ की हड्डी जहां पे नीचे आपके कूल्हे के पास खत्म होती है, वहां पे एक लास्ट में छोटी सी हड्डी होती है जिसको हम टेल बोन कहते हैं, मतलब पूंछ वाली हड्डी कहते हैं। तो ये सभी परिवर्तन म्यूटेशन से ही होते हैं। तो अगर अत्यधिक जैव विविधता है वहां पे, तो हम कहेंगे इसका कारण है उत्परिवर्तन। वहीं आधुनिक मनुष्य जिसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं, इसका अंतिम सीधा पूर्वज कौन था, तो क्रो मैग्नॉन था। मतलब कि क्रो मैग्नॉन जो हमारे पूर्वज थे, क्योंकि हम लोग होमो सैपियंस कहलाते हैं क्योंकि हम लोग एक बुद्धिमान जीव हैं, बुद्धिमान जीव हैं, और हमसे जो पिछला जो हमारा पूर्वज था, जो सीधा होके तो चलता था लेकिन उतना समझदार नहीं था, उसकी कपाल गुहा उतनी छोटी थी या उतनी बहुत बड़ी थी, तो उसको हम क्रो मैग्नन कहते हैं। तो हमारा जस्ट पूर्वज कौन कहलाएगा, क्रो मैग्नन कहलाएगा। और चर्चा में रहने वाला डेनिसोवन शब्द का संबंध किससे है, क्योंकि अभी ये कुछ सालों पहले चर्चा में था डेनिसोवन शब्द, तो ये एक आदि मानव जाति के प्रमाण मिले हैं, एक आदि मानव जाति का ये एक तरीके से साक्ष्य मिला है कि इस प्रकार की भी आदि मानव की जाति रहती है। तो डेनिसोवन अगर आपसे पूछ ले और ऑप्शन दे दे कि ये किसी युग का नाम है या किसी प्रजाति का नाम है या किसी जनजाति का नाम है या किसी वैज्ञानिक पद्धति का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए डेनिसोवन क्या होता है। फिर वहीं पे हम एक और पॉइंट देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है। ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जुरैसिक युग का। अब ध्यान देना, जुरैसिक युग का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको डायनासोर देखने को मिलते थे, तो उसी में एक पक्षी होता था आर्कियोपेटेरिक्स नाम से, और ये सबसे पुराना पक्षी माना था जुरासिक युग का। हालांकि उससे भी पुराने पक्षी होंगे लेकिन ये जुरैसिक युग का ही था, और यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक संयोजक जंतु था। मतलब कि जो क्रॉलिंग करते थे, क्रिपिंग करते थे, रेंगते थे, और पक्षी जो फ्लाइंग करते थे, इनके बीच का ये संबंध दिखाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेंगने के भी गुण थे इस पक्षी में, और रेंगने के साथ साथ ये जो है कि उड़ भी जाते थे। तो इनमें दोनों ही पक्षियों के गुण थे, इसीलिए संयोजन यानी कि बीच की कड़ी के अंतर्गत माने जाते हैं। क्लियर है यहां तक। अब जो है कि यहां पर अब देखते हैं आगे। अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैमथ का पूर्वज है, मैमथ किसका पूर्वज है, तो हाथी का। जो हम लोग आज हाथी देखते हैं तो उनके पूर्वज को हम लोग क्या कहते हैं, मैमथ कह देते हैं। उसी तरीके से डायनासोर, अब ये भी एक बार प्रश्न पूछा था कई बार कि डायनासोर के बारे में, तो देखिए पहली चीज कि डायनासोर किस कैटेगरी में आएगा, सरीसृप में आएगा। कैसा सरीसृप, विशालकाय। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि विशालकाय ममाल्स की बात करिए, स्तनधारी कौन होगा विशालकाय, तो हम कहेंगे सर ब्लू व्हेल होती है सबसे बड़ी विशालकाय ममाल्स, यानी कि विशालकाय स्तनधारी ब्लू व्हेल है। लेकिन सरीसृप में अगर हम बात करेंगे तो डायनासोर है। और डायनासोर की जो उत्पत्ति हुई या जो जिस युग में थे, तो मेसेजोइक भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसको मध्यजीवी भी कहते हैं, मध्यजीवी इरा या मेसेजोइक इरा। अब आपको इरा पता होना चाहिए कि इयॉन से निकला है
या फिर पीरियड से निकला था भाई, इयॉन से इरा निकला था, इरा से फिर पीरियड वगैरह, ये सारी चीजें हमने बताई थी अभी स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर 2 में, जैव विकास में। और अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम जो है कि आपके प्रश्न बनते हैं, वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकी कैसे वर्गीकी की जाएगी, तो इसको देख लेते हैं। यहां देखेंगे कि जीव जगत में सबसे अधिक जो संख्या पाई जाती है वो इंसेक्ट्स यानी कीटों की होती है, और कीट आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे जीव जगत में हमने लगभग 15 लाख प्रजातियों का जो है कि खोज की है जीवों की, जिसमें एकमात्र कीटों की जो प्रजाति की बात करूं तो इनकी ही अकेले 5 लाख से 6 लाख के बीच में सबसे अधिक इन्हीं की संख्या देखने को मिलती है। और जितने भी ये कीट हैं ये किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। और पोषण के आधार पर अगर हम बात करें तो इन जीव जगत में जो जीवाणु होते हैं वो आपके परपोषी भी देखने को मिलते हैं और स्वपोषी भी। तो आप कहोगे सर हमने जीवाणु, इट मीन्स की इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया आपको परपोषी तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन स्वपोषी भी हो, ये आपके लिए डाउटफुल हो सकता है प्रश्न, या ये आपके लिए एक तरीके से कह सकते हो आश्चर्यजनक प्रश्न हो सकता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जीवाणु जो है परपोषी तो होते ही होते हैं, साथ में स्वपोषी भी होते हैं। कैसे? क्योंकि जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि इनमें हरित लवक का अभाव होता है। अब आप कहोगे सर कि इन्हें भोजन बनाने के लिए तो क्लोरोप्लास्ट होने चाहिए थे इनकी बॉडी में, जैसे प्लांट में होते हैं, तो इनके पास हरित लवक नहीं होते हैं, इस वजह से हरे नहीं दिखते हैं। लेकिन इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाने का गुण होता है, इसीलिए ये अपना जो है कि भोजन बना लेते हैं। तो इसलिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या सभी जीवाणु परपोषी होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। अच्छा, जीवाणु के बारे में एक और जानकारी है कि ये यूनिसेलुलर जीव होते हैं दोस्तों, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय, और इसीलिए इनको मोनेरा जगत में रखा गया है, क्योंकि जो किंगडम होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, जो मैंने आपको बताया कि पहला जगत था आपका सबसे प्राचीन मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटेस्टा आएगा, फिर उसके बाद फंजाई आएगा, फिर उसके बाद प्लांटेई होगा, और फिर उसके बाद एनिमेलिया। मतलब कुछ मोनेरा में आएंगे, कुछ जीव जो है कि आपको प्रोटेस्टा में आएंगे, फिर कुछ फंजाई में आएंगे यानी फंगस में, और उसके बाद मतलब कवक वगैरह, और कुछ प्लांटेई यानी कि प्लांट में आएंगे, और फिर कुछ एनिमेलिया अर्थात कि जीव जंतुओं में आएंगे, जानवरों में। तो जो मोनेरा होता है वो एक कोशिकीय जीव माना जाता है, जिसमें एक कोशिका होती है। ये ड्यूअल कोशिका या बहुकोशिकीय से संबंधित नहीं होते हैं, तो इनमें एक ही कोशिका होती है। और वहीं माइकोप्लाज्मा की बात करें अगर हम, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो माइकोप्लाज्मा की सबसे बड़ी खासियत है कि वो सबसे छोटा जीव है जो स्वयं में विकास भी कर सकता है अपना, और प्रजनन भी कर सकता है। इट मीन्स कि वो अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, अपने बच्चे तैयार कर सकता है। और अमीबा की बात करें अगर हम, अमीबा की, तो ये एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है दोस्तों? एक प्रोटोजोआ है, और यह भी एक कोशिकीय जंतु है। अब मुझे बताइए, जब ये एक कोशिकीय जंतु है तो ये किस में आएगा? ये मोनेरा में आ जाएगा। किस में आएगा? ये जो एक कोशिकीय जंतु होने की वजह से ये मोनेरा में आएगा, और जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अब द्विखंडन विधि का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर ये जो है अमीबा दोस्तों, क्योंकि अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ध्यान देना, प्रोटोजोआ है, और ये एक कोशिकीय जंतु है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। कौन से खंडन द्वारा? द्विखंडन। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वो अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। अब अलैंगिक का जो मतलब होता है कि उनके बीच में लैंगिक क्रिया नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन का जो होता है रिलेशनशिप, वो कैसे होता है? वो लैंगिक क्रिया से होता है कि एक तरफ नर का लिंग होता है, एक तरफ मादा का लिंग होता है, और आपस में इंटरकोर्स होने के बाद एक नए बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो अलैंगिक विधि से नहीं, हम लोग लैंगिक विधि से जनन करते हैं। जबकि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, जिनमें बच्चे पैदा करने के लिए लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये द्विखंडन विधि से करते हैं। अब वहीं पर अगर हम और चीजों को देखें, अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कई बच्चों को या कई स्टूडेंट्स को जो है कि कंफ्यूज करता रहता है। जैसे एक होता है वार्म ब्लडेड और एक होता है कोल्ड ब्लडेड। हालांकि मैं भी पहले 3-4 साल पहले जो है कि मैं खुद इसमें कंफ्यूज रहता था, क्योंकि इसके शब्द बड़े कठिन लगते थे। क्योंकि वार्म ब्लडेड मतलब कि लगता है गर्म खून, जैसे इंसान हमेशा गर्म खून का रहता है, और इसी को हम होम्योथर्मल भी कह देते हैं। और जब हिंदी में आता है ना समतापी या असमतापी, तो ये अक्सर शब्द कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आता समतापी और असमतापी का मतलब क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं आराम से कि समतापी का मतलब होता है जिसका तापमान बॉडी का समान रहता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे वो ग्लेशियर पे चला जाए घूमने, चाहे वो कर्क रेखा पे घूमे, चाहे वो विषुवत रेखा के पास जाके घूमे, लेकिन वो रेगिस्तान में, पानी में, कहीं भी जाए,
कितना भी गर्म एरिया में जाए, कितने भी ठंडे क्षेत्र में जाए, उसके बॉडी का तापमान समान रहता है और उसी को हम लोग कहते हैं गर्म रुधिर वाला व्यक्ति, जो कि वार्म ब्लडेड होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर समान नहीं होता, वो ठंडी में जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से। अगर वो रेगिस्तान, राजस्थान या विषुवत रेखा पे जाएंगे तो उनकी बॉडी का तापमान जो है कि वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को असमतापी कहते हैं, क्योंकि तापमान के साथ इनकी बॉडी का तापमान परिवर्तित होता है वायुमंडल के साथ। तो जो वार्म ब्लडेड में होता है सामान्यतः स्तनधारी आते हैं, और स्तनधारी में भी मनुष्य आता है, ठीक है। स्तनधारी में मनुष्य आते हैं, जीव जंतु आते हैं, कुछ पक्षी भी आते हैं। तो इनको कहा जाता है जिनका बॉडी टेम्परेचर एक समान होता है किसी भी कंडीशन में। और असमतापी में इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। अगर आप ठंडे वातावरण में जा रहे हो तो आपका जो है कि ठंडा हो जाएगा, गर्म वातावरण में जाओ तो गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी बॉडी का टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है। जैसे अगर आप मछली को देखो तो मछली की जो बॉडी होती है वो स्पेशली पानी के अंदर रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल होती है। अगर हम जब उसे बाहर निकालते हैं तो उसका जो बाहर आने पे एक तो पानी की कमी होती है उसके बॉडी में, क्योंकि वो पानी में ही जीवित रह सकती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी परिवर्तित हो जाता है। उभयचर को आप देख सकते हो, अब मेंढक को देखो, पानी के अंदर जाने पर उसका बॉडी टेम्परेचर अलग हो जाता है और पानी से बाहर निकलने पर उसका बॉडी टेम्परेचर अलग हो जाता है। सरीसृप को देखो, सांप हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, इनके जो है कि बॉडी का टेम्परेचर भी घटता और बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था छोटा सा, जो कई बार आपसे प्रश्न प्रैक्टिकल या अप्लाइड पैटर्न पे पूछ लिया जाता है, तो ये आपके अब गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं जरा हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा की देखिए, ये जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वर्गीकी चल रहा है और इसमें लगभग 150 क्वेश्चन थे, लेकिन कई सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे थे, जिसको फिर मैंने इस तरीके से तैयार किया कि आपके सारे प्रश्न शामिल हो और उनकी व्याख्या भी, और साथ में आप उनके बारे में पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी तैयार हो जानी चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देखोगे हाइड्रा के बारे में बात हो रही है, तो हाइड्रा की विशेषता क्या होती है? हाइड्रा की विशेषता ये होती है कि इसमें रक्त नहीं होता है, किंतु श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। अब जब किसी जीव जंतु में रक्त नहीं है तो श्वसन कैसे ले रहा है? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की पूर्ति हम रक्त में करते हैं। बॉडी में जो हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हम उसी के माध्यम से तो क्या करते हैं, रक्त का जो है कि आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है निकालने के लिए। लेकिन जब हाइड्रा में रक्त ही नहीं है तो श्वसन कैसे होता है? तो विसरण के माध्यम से होता है। समुद्री जीव जो मछली तो नहीं है, लेकिन फिर भी मछली जैसे उनके नाम होते हैं, तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सी इनमें से वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली का मतलब क्या होता है? जो रियली में फिश है, जो रियली में मछली है, चाहे उसका नाम भले कुछ भी हो। और कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन इनमें से वास्तविक मछली नहीं है, कि बस केवल नाम उनका फिश की तरह है लेकिन वो मछली नहीं है। जैसे जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि। तो ये सभी नाम केवल आपको पीछे दिख रहा है फिश लगा हुआ है, लेकिन अदर में वो फिश नहीं है, असली में वो फिश नहीं है, मछली नहीं है। जबकि वही वास्तविक मछली की बात करें तो एक तो होती है आपकी कैट फिश, एक होता है आपका गोल्डन महासीर, और एक होती है आपकी समुद्री घोड़ा। ये गोल्डन महासीर के बारे में बात करूं तो यूपीएससी ने 2022 के प्रश्न में पूछा था। समुद्री घोड़े की बात करें तो हमें लगता है कि समुद्री घोड़ा है, दरियाई घोड़ा है, लेकिन असल में ये मछली होती है। क्या होती है? मछली होती है, क्योंकि इसका वास्तविक रूप से मछली का ही नाम है। जबकि नाम से अगर आपको लगेगा कि ये महासीर नहीं समझ में आएगा और ना घोड़ा समझ में आएगा, आपको लगेगा घोड़ा तो एक जंतु होता है, ये मछली कैसे हो सकती है? तो यही छोटी छोटी चीजें जो है वो आपकी गलत हो सकती हैं। फिर देखते हैं, शार्क मछली में हड्डियों की संख्या 0 होती है। अब देख रहे हो आप, हम मछली जब खाते हैं तो मछलियों में क्या होता है? कांटे होते हैं, और कांटे क्या होते हैं? असल में वो उनकी हड्डियां ही तो होती है जो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन शार्क मछली में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, 0 होती है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा शरीर या कंकाल तंत्र जो होता है वो उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि का, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। स्पर्म वेल की बात करें तो ये विशालतम दांत वाली वेल है। जैसे कुछ व्हेल मछलियां होती हैं जिनके दांत तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि विशालतम दांत वाली मछलियां कौन सी हैं, तो उसका नाम होता है स्पर्म व्हेल। और उसी तरीके से एकिडना और प्लेटिपस की बात करें तो ये एकमात्र ऐसे जीव हैं, स्तनपायी जीव हैं, जो अंडे देते हैं। स्तनपायी जीव और ये अंडे, इनका क्या संबंध है? स्तनपायी का जीव होता है, मतलब होता है दोस्तों जिनके शरीर में स्तन पाए जाते हैं। अब जैसे आप देखोगे महिलाओं के स्तन भी होते हैं और पुरुषों के भी स्तन होते हैं। फर्क ये होता है कि महिलाओं के स्तन थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें जो ग्रंथि पाई जाती है वो इनका विकास करते हैं, जो कि एक कह सकते हो कि
यौवन अवस्था का एक गुण होता है। और उसी तरीके से पुरुषों में भी स्तन पाए जाते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, केवल स्तन होने के लिए। तो स्तनपायी जीव जो होते हैं वो सामान्यतः बच्चों को पैदा करते हैं, यानी कि बच्चों का जन्म करते हैं, वो अंडे नहीं देते। अब किसी ने आपने देखा है क्या कि किसी की माता या पिता की जब शादी होती है, यानी क्या वो अंडे देते हैं? वो तो बच्चे पैदा करते हैं। भाई 9 महीने के बाद माँ गर्भ से अपने बच्चे को डिलीवर करती है, यानी कि बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर एकिडना और प्लेटिपस ये हैं तो स्तनपायी, इनको बच्चे देने चाहिए थे, लेकिन ये अंडे देती हैं। अंडों के माध्यम से बच्चों का जन्म कराती हैं, तो ये अंडे देती हैं। और एकमात्र उड़ने वाला जो स्तनधारी प्राणी है वो कौन होता है? चमगादड़। ध्यान देना, सामान्यतः जो स्तनधारी होते हैं वो उड़ते नहीं हैं, चाहे वो जंतु को देख लो, जानवर को देख लो, मनुष्य को देख लो। लेकिन अब चमगादड़ की विशेषता क्या होती है कि उड़ता है, वरना बहुत सारे ऑप्शन में लोग क्या देते हैं? पक्षी भी दे देते हैं ऑप्शन कि भाई उड़ने वाली चीजें तो पक्षी होती हैं, तो चमगादड़ भी पक्षी होगा। लेकिन यही गलती हो जाती है, क्योंकि चमगादड़ आपका स्तनधारी है और वो उड़ता नहीं है, मतलब उड़ता है पक्षी में नहीं आएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि स्तनधारियों की एक और पहचान होती है कि स्तन होने के साथ साथ वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे हमारी माताएं हैं, हमें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं कि ताकि बच्चा उनका हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे, तो चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। और हम बात करें सी काऊ, सी काऊ अक्सर सुना होगा। समुद्री गाय की बात करें अगर हम, तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह यानी कि सी काऊ और सी लॉयन ये दोनों ही स्तनधारी हैं। और जबकि समुद्री घोड़ा एक कशेरुकी मछली है। तो ध्यान देना कि जो समुद्री गाय होते हैं और समुद्री सिंह ये दोनों ही स्तनधारी हैं। और सी काऊ के बारे में बात करूं तो ये शाकाहारी होती है दोस्तों। क्या होती है? शाकाहारी होती है, क्योंकि ये केवल और केवल शाकाहारी भोजन को ग्रहण करती है, पेड़ पौधे शैवाल वगैरह इन्हीं को खाती है। जबकि समुद्री घोड़े की बात करें तो मैंने अभी आपको वास्तविक मछली के रूप में बताया था कि ये वास्तव में मछली है जो कशेरुकी मछली होती है। मेंढक के कायांतरण में आंतें छोटी हो जाती हैं, जिससे मांसाहारी भोजन पचाने में सहायक होता है। यानी जैसे जैसे मेंढक का रूप बदलता है, मतलब मेंढक जो कि छोटा सा एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ एक दिन का, लेकिन धीरे धीरे उसका जो है कि उम्र बढ़ती जा रही है, मेंढक का बड़ा हो रहा है उम्र के रूप में, तो उसकी आंतें छोटी हो जाती हैं। और छोटी आंतें मांसाहारी भोजन को पचाने में ज्यादा सहायक होती हैं। इसलिए मेंढक के कायांतरण में जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आंतें छोटी हो जाती तो उसका किस में सहायक होता है, तो मांसाहारी भोजन पचाने में सहायक हो जाता है। पराभक्षियों से बचने के लिए स्वयं को लपेट कर छोटा कर लेने वाले जीवों के लिए क्या कहा जाता है? तो जैसे जाहक हो गया है, जॉक जिसे हम कहते हैं, और वज्रसल्क हो गया, पेंगोलिन, ये सभी स्तनधारी कशेरुकी हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं कि जो दूसरे जानवर होते हैं ना, उनसे बचने के लिए, जो दूसरे जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? सिकोड़ के एकदम छोटा कर लेते हैं, लपेट के। जैसे आप अगर देखोगे कि पेंगोलिन का अगर इमेज देखोगे तो पेंगोलिन क्या होता है, हालांकि होता तो ऐसे होता है, ठीक है, पेंगोलिन कुछ ऐसे होता है, मान लो ये पैर हो गया इस तरीके से और ये इधर इसका मुंह हो गया। लेकिन ये बेचारा क्या करता है, बड़े जानवरों को देख के छोटा सा लपेट के जीरो एकदम बॉल की तरह हो जाता है, एकदम बॉल बन जाता है दोस्तों। किसी को यकीन ही नहीं होता है कि ये वाकई पेंगोलिन था, ठीक है, किसी को यकीन नहीं होगा। आप भी चकमा खा जाओगे कि अच्छा ये पेंगोलिन था। तो ये चीज जो है कि इसकी खासियत होती है। तो ये अपने जीव को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, अपने बचाव के लिए। फिर वहीं अगर हम देखें कि कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। यानी जो कपी प्राणी जगत होते हैं उसमें होमिनोइडिया जो महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहता है। और इसकी दो शाखाएं होती हैं, ठीक है, होमिनोइडिया की। एक होता है हीन कपी और एक होता है महाकपी। और ये किसकी जनजाति होती है? ये इन्हीं की जनजाति होती है, होमिनेडा की। तो हीन कपी यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं उनके लिए हम गिबन वर्ड यूज करते हैं। और जो बड़े कपी होते हैं, महाकपी, जिसमें चिंपैंजी, मनुष्य, गोरिल्ला, ओरंगटून, तो हम किस में आ गए? होमिनोइडिया के महाकपी स्वरूप में आ गए, क्योंकि हम भी बड़े बड़े हैं, मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटून। लेकिन गिबन की बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हीन कपी इन्हें कहा जाता है। जबकि बहुत लोग क्या करते हैं, बंदर और लंगूर को भी इसी वर्ग में डाल देते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। लंगूर कभी भी कपी वर्ग में नहीं आते। कपी मतलब होता है जो मानव के रूप में आगे चल के बनता है, बल्कि ये वानर वर्ग में होते हैं। और बंदर और लंगूर एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कभी भी कपी यानी कि मनुष्य की श्रेणी में नहीं काउंट करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट काउंट कर लेते हैं, यही गलती हो जाती है फिर उनकी। फिर यहाँ पर हम देखें कि 3 प्रकोष्ठ हृदय, 4 प्रकोष्ठ हृदय, इसके बारे में भी जरा समझते हैं। तो कह रहा है कि जो 3 प्रकोष्ठ हृदय होते हैं वो मेंढक, सांप और छिपकली इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो हृदय होते हैं वो 3 प्रकोष्ठ के होते हैं। वहीं मछली के पास क्या पाए थे? 2 प्रकोष्ठ हृदय पाए थे। बंदर और मगरमच्छ के पास 4 प्रकोष्ठ हृदय पाए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मनुष्य के पास
कितने प्रकोष्ठ के हृदय पाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रिप्लाई करें कि मनुष्य के पास कितने प्रकोष्ठ हृदय पाए जाते हैं। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं का पित्ताशय होता है। ध्यान देना, अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पास पित्ताशय होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे घोड़ा, ऊंट, चूहा। ये बिना रीढ़ वाले पशुओं में पित्ताशय जबकि नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उनके पास पित्ताशय तो होता नहीं है, ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो हमारे रीढ़ की हड्डी वाले पशु होते हैं उन सभी के पास पित्ताशय होगा। भाई हम भी तो एक पशु के रूप में हैं, तो आपके पास पित्ताशय है कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है हमारे पास पित्ताशय, तो वहां से जो है कि हम बाइल जूस यानी पित्त रस का स्राव करते हैं। लेकिन उसमें घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, चूहा हो गया, ये तीनों अपवाद हैं। इनके पास रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन इनके पास पित्ताशय नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछता है बायोलॉजी में। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए वर्गीकी चैप्टर में केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, जितना अधिक आप याद कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन जब इसके बाद हम ह्यूमन बॉडी पार्ट में आएंगे या प्लांट में आएंगे या जो बीमारी में आएंगे, रोग में आएंगे, हार्मोन्स में आएंगे, तो वहां पे हम कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीजों को सीखेंगे जो बेहतर तरीके से आप और रिवाइज कर पाओगे। तो उसी तरीके से एक और आपका अगला फैक्ट है कि कुछ वन्य प्राणी हैं, अच्छा यहाँ पे ये छूट गया, कि गीदड़ के पैर में खुर नहीं होते हैं बल्कि नाखून युक्त गद्दीदार पैर होते हैं, जैसे कि कुत्ते। जैसे अगर आप देखोगे तो खुर जैसे आपको गाय में दिखेगा, घोड़े में दिखेगा, भैंस में दिख जाएगा, बकरी में दिख जाएगा। लेकिन गीदड़ को अगर आप देखोगे, जिसको हम लोग जैकॉल भी कहते हैं, तो गीदड़ और कुत्ते के पैर सेम होते हैं, क्योंकि इनके जो पैरों के नीचे आप देखो ना गद्दीदार होता है। आप किसी अपने पेट को अगर आप पालते हैं तो आप वहां पर जो है कि देखेंगे उसके पैर को उठा के, तो नीचे गद्दीदार जो है कि उसके पैर होते हैं और इसमें नाखून युक्त होते हैं, खुर नहीं होते हैं। जबकि गाय, भैंस और घोड़े के, बैल के, ऊंट के, इन सब पे खुर नहीं, मतलब खुर होते हैं लेकिन उसमें नाखून नहीं होते। लेकिन कुत्ते के क्या होते हैं? अलग अलग एक एक नाखून होते हैं, 5 नाखून उसके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ आप देखोगे अगला पॉइंट है आपका कि कुछ वन्य प्राणी हैं और उनके वैज्ञानिक नाम, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछता है, जैसे कि एशियाई जंगली गधा। और एशियाई जंगली गधा का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है इक्कस होमियोनस। क्या है? इक्कस होमियोनस। उसी तरीके से बारहसिंगा की बात करें तो इसका होता है रूसर्वस दुआसेली होता है। और चिंकारा की बात करें तो ये गजेला बेनेट्री होता है। नील गाय की बात करेंगे तो ये बोसला फस होता है, ठीक है, बोसला फस होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एशियाई जंगली गधा जो है वो इक्कस होमियोनस होता है, बारहसिंगा का रूसवर्स दुआसेली होता है, चिंकारा का आपका गजेला बेनेट्री होता है और नील गाय का बोसला फस होता है। फिर यहाँ पे लक्षण देखें और कुछ प्राणियों के, जैसे उड़ान रहित पक्षी तो है दोस्तों लेकिन उड़ नहीं पाते, तो कीवी। जैसे आप अंटार्कटिका में देखोगे, आर्कटिक में देखोगे, न्यूजीलैंड में देखोगे कि ये पक्षियों की श्रेणी में आते हैं लेकिन फिर भी उड़ नहीं पाते। चमगादड़ की बात करें तो ये उड़ पाते हैं लेकिन इनको पक्षियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसको स्तनधारी कहा जाता है। इसी तरीके से मछलियां जो कि फुफ्फुसहीन प्राणी है, यानी इनके पास फुफ्फुस नहीं है, ठीक है। और सर्प की बात करें तो ये अपाद सरीसृप है। कैसे है? ये अपाद सरीसृप है। अब यहाँ पे ऑक्टोपस के बारे में जरा सी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि ऑक्टोपस की जो खासियत है दोस्तों, वो पहली खासियत तो यही है कि ये एक मोलास्क जंतु है। कैसा जंतु है? मोलास्क, यानी कि मृदु कवची है। और इसका जो अन्य नाम है वो डेविल फिश है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये वास्तविक मछली है या केवल अलग है? तो ये मछली नहीं है, ये एक जंतु है जिसका नाम केवल डेविल फिश है। असल में ये ऑक्टोपस होता है जो एक सॉफ्ट स्किन वाला होता है, जिसके 8 हाथ माने जाते हैं और एक बड़ा सा मुंह होता है, सबसे बड़ा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन सा होता है? कोलोसल स्क्विड होता है, कोलोसल स्क्विड। और वहीं पर आप दीमक को देखेंगे तो दीमक को क्या कहा जाता है? श्वेत चींटी भी कहते हैं। और ये कीट वर्ग का प्राणी होता है, और कीट होने का मतलब हो गया ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कौन से संघ में आएगा? आर्थ्रोपोडा संघ में। और ये कीट वर्ग का है इसलिए। तो दीमक को क्या कहा जाता है? श्वेत चींटी भी कहा जाता है। जुगनू की बात करें, जो हम लोग पहले बचपन में जुगनू पकड़ते थे, आप लोगों ने भी पकड़ा होगा, ये भी एक कीट वर्ग का प्राणी है। और इसकी चमक जो होती है वो दोस्तों ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण होती है। इसके बॉडी के द्वारा जो ल्यूसीफेरस एंजाइम है, इसकी वजह से ये जुगनू पीछे की ओर चमकता है। जैसे आप अगर मान लो ये एक जुगनू का कीड़ा है तो यहाँ पीछे साइड में ये ग्रीन कलर का जो है कि चमकता है, और एक बार चमकेगा फिर ब्लिंक होगा, फिर चमकेगा फिर ब्लिंक होगा। तो उससे क्या होता है, हम पता कर पाते थे कि जुगनू कहाँ उड़ रहा है, और हम लोग पकड़ते भी थे बचपन में। आप लोगों ने भी इस तरीके के काम किए होंगे, पकड़े होंगे उस बेचारे को। अच्छा, एक होता है फिर उपरजीविता, ठीक है। ये टर्म्स आती है उपरजीविता यानी हाइपर पैरासिटिज्म। एक परजीवी पर दूसरा परजीवी का आश्रित होना ही अपर या उपपरजीविता कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक जीव जंतु है या कोई एक पौधा है जो किसी दूसरे पेड़ पर जो है कि
परजीवी के रूप में लटका पड़ा है। अब वो बेचारा खुद ही लटका हुआ है एक पेड़ पर, होस्ट पर, परजीवी के रूप में। पता चलता है उस परजीवी के ऊपर भी एक और पौधा आके लटक जा रहा है या एक जंतु आके लटक जा रहा है, उस पर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं उपपरजीविता यानी हाइपर पैरासिटिज्म। तो इसे कहते हैं। कीट वर्ग की बात करें तो कीट वर्ग की जो विशेषता होती है, सबसे जरूरी विशेषता होती है 3 जोड़ी इनके पाद होते हैं। इट मीन्स कि 3 जोड़ी पैर होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर होता है। तो यहाँ पर 3 जोड़ी इनके पैर होते हैं यानी पाद होते हैं, और अर्थात टोटल कितने हो गए? 6 पैर। अच्छा हम बताएं आपके पास कितने पैर होते हैं इंसानों के पास? तो हम कहते हैं 1 जोड़ी। ठीक है, कितना होता है? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी का मतलब होता है 2 पैर। ठीक है, अब इस तरीके से कीट वर्ग में जो है कि कौन कौन आएगा? खटमल आएगा, घरेलू मक्खी आएगा, मच्छर आएगा, तिलचट्टा आएगा और तितली आएगा। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, तितली। जबकि मकड़ी की बात करें तो ये अरेक्निडा वर्ग में आती है और इसके 8 पैर होते हैं। अगर गौर से कभी आप मकड़ी को पकड़ोगे ना तो वहां पे देखोगे 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो वो अरेक्निडा वर्ग में होती है, लेकिन वो कीट वर्ग में नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट कीट वर्ग में गलती कर देते हैं उसको लिखकर। अब यहाँ पर रेशम की बात करें तो रेशम क्या होता है दोस्तों? तो रेशम एक प्रोटीन निर्मित फाइबर है जो प्रोटीन से बनता है, और इसका उत्पादन मकड़ी से, तितली से, मधुमक्खी, इन सभी के द्वारा किया जाता है। हम केवल रेशम को रेशम कीट से नहीं बल्कि मकड़ी हो गई, हालांकि मकड़ी तो बनाती है, तितली, मधुमक्खी, इन सभी से हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रोटीन निर्मित फाइबर होते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को हम गोसामर रेशम कहते हैं। अगर जो मकड़ी उत्पादित करती है उसको हम लोग गोसामर रेशम कहते हैं। और रेशम का कीड़ा जिसे हम लोग सिल्क वॉर्म कहते हैं, ये एक प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है, क्योंकि रेशम का कीड़े की सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है प्यूपा, जिस समय वो एक तंतु निकालता है जिसको हम लोग रेशम के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट है, जैसे लाख के कीट को, यानी कि लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है, और इसका श्रावण मादा कीट करती है। ध्यान देना, नर कीट नहीं करेगा। जो लाख कीट होंगे उसमें नर और मादा दोनों होते हैं, तो वो नहीं करता है, बल्कि मादा कीट करती है, और जिसका उपयोग वार्निश में, पॉलिश में, चमड़े में, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है लाख का। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। वहीं रेशम हो गया, लाख हो गया, शहद हो गया, इनकी प्राप्ति कीटों से ही होती है, और कीटों की विशेषता मैंने अभी बताई आपको। जबकि मोती की प्राप्ति मोलास्क नाम के जो संघ होते हैं, मोलास्क संघ के जीव, इनसे होती है। आप देखोगे कि मोती का प्राप्ति करने के लिए जो आपका मोलास्क वाले जीव होते हैं, जिनके टाइट खोल होते हैं ऊपर से, जब उन्हें बीच में से फाड़ा जाता है तो बीच में से फाड़ने के बाद उनके अंदर मोतियां प्राप्त होती हैं हमें। ठीक, लेकिन आपको रेशम, लाख, शहद ये सब कीटों के द्वारा प्राप्त होते हैं। वहीं तिलचट्टा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज क्या है कि तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच का खून सफेद होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। अब भाई जब हीमोग्लोबिन जो कि लाल रंग प्रदान करता है खून को, हमारी बॉडी में भी अगर हीमोग्लोबिन ना होता, हीमोग्लोबिन, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लाल रंग का नहीं होता। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इस वजह से जो है कि इसका रंग सफेद होता है खून का, और इसलिए कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन ट्यूब्स प्रणाली से होता है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रमुख कार्य ही तो है कि ब्लड में ऑक्सीजन की पूर्ति करे, ऑक्सीजन का परिवहन करे और ब्लड को लाल रंग प्रदान करे। लेकिन जब हीमोग्लोबिन नहीं है तिलचट्टे में, मतलब कॉकरोच में, तो वहां पे अनुपस्थित होने की वजह से जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो ट्यूब्स प्रणाली से होता है। और केचुए में आरबीसी का अभाव है। अब मुझे बताओ, जब अगर आरबीसी का अभाव है, इट मीन्स कि इसमें हीमोग्लोबिन का भी अभाव हो गया, और इसका ब्लड भी कैसा हो जाएगा? श्वेत रंग का हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो भाई वातक तंत्र से करेंगे, ट्रैकियल सिस्टम से करेंगे। जो कीट होते हैं उनका जो श्वसन तंत्र होता है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है। फिर यहाँ देखते हैं टेपवॉर्म, यानी कि फीता कृमि की बात करें, जो कि उभयलिंगी होते हैं। ध्यान देना, फीता कृमि जो होते हैं टेपवॉर्म, ये उभयलिंगी होते हैं, और फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, जबकि गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। अब यहाँ पर यही चीज फंसती है बात, कि जब आपसे पूछा जाता है कि जो फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है ये किससे होता है, तो सूत्रकृमि से होता है। और फीता कृमि कैसे होते हैं, तो उभयलिंगी होते हैं। अपराधहारी दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं डेट्राइटिवोर्स, ठीक है, डेट्राइटिवोर्स कहते हैं अपराधहारी, जो अपना पोषण या अपना भोजन अपरद, मृत, सड़े गले पौधों, जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। जैसे केचुआ हो गया, काष्ठयुका हो गया, जिसको हम लोग वुडलिका भी कहते हैं, सहस्त्रपादी होता है, यानी कि मिलीपैड्स होते हैं। और रात्रिचर जंतु कौन होते हैं? नॉक्टोरियल, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल। जैसे मच्छर हो गया, रात में आते हैं, चमगादड़ रात में, उल्लू, कीवी, ये सब रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। फिर यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक को आज की इस क्लास के लिए, फिर हम लोग कल इसको कवर करेंगे। तो चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। जैसे पूछा था ना, कौन सा ऐसा जंतु है जिसका शरीर, मतलब जिसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर से
ज्यादा बड़ा होता है। अब जैसे चींटी का आगे का सिर देखोगे ना, मस्तिष्क, ये ऐसे रहता है, छोटा सा जो है कि यहाँ पे चींटी रहती है, बस ऐसे। तो ये जो चींटी है इस तरफ से आगे चल रही है, तो इसका जो सिर होता है दोस्तों वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है इसके पूरे बॉडी के हिसाब से। तो ये तो थी आज तक की क्लास आपकी, और इसकी भी अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर लगा दिया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। और आपको सेल्फ रिवीजन करते रहोगे तो दोस्तों काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को जितना अभी तक आपने पढ़ा, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक से क्रॉस वेरीफाई करोगे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज को इसमें एक जगह संकलित कर दिया गया है। हालांकि शुरू के चैप्टर में थोड़ा फैक्ट ज्यादा तो आपको रटना पड़ेगा, और रटोगे तभी आपको जो है कि काफी फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।